हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। शुरू करने से पहले एक तो जरूरी बात है, जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पर वो प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं यहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपका सिलेबस हो गया एंड नेक्स्ट आपका हो गया मटेरियल, ठीक है, वो मैं आपको यहीं शेयर करती हूँ। इसके अलावा कोई भी नई वीडियो डलती है उसका लिंक भी आपको यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ये 7 कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट है हमारे चैनल पर। आप जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है बकायदा, ठीक है। सो वन बाय वन आप इसको कवर कर सकते हो, आपका पूरा एंटायर सिलेबस कवर है इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं आजकल कि मैम रेगुलर वाले हम स्टूडेंट है, क्या हम पढ़ सकते हैं, एसओएल वाले हम पढ़ सकते हैं। एक बात क्लियर कर दूं, बेफिक्र होके, चाहे ड्यू का रेगुलर स्टूडेंट हो, एनसी वेब का हो या एसओएल का हो, ये कोर्स सभी के लिए है, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो ग्रेजुएशन पे है, राइट। सो इस चीज के लिए बेफिक्र रहो। जो कंफ्यूजन होती है वो आप लोगों को कई बार ये हो जाती है कि रेगुलर वाला सेमेस्टर 1 में पढ़ रहा है, एसओएल वाला हो सकता है उसको 3rd में पढ़ रहा हो, एनसीए वेब वाला शायद 2nd में पढ़ रहा होगा, ऐसे इग्नू भी किसी सेमेस्टर में पढ़ रहा होगा, राइट। तो बेफिक्र रहो, बस बात ये कि आपके पास सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन है। तो समटाइम हम 3rd सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है, या फिर हम 2nd में पढ़ लेते हैं या 1st में। सिलेबस सेम है, आराम से सिलेबस चेक करो, देन आप अपना कोर्स फॉलो करो, राइट। शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सके अपने सारे जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं या फिर क्लास के ग्रुप हैं, अपने सारे जूनियर को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि सब तक रीच आउट हो सके, सबको हम हेल्प कर सकें। सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह टाइम से मिल सके। बाकी लाइक कर देना वीडियो को ताकि मुझे भी थोड़ा मॉरल सपोर्ट मिलता रहे आप लोगों से। इसके अलावा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ये कोर्स आज हम शुरू करने वाले हैं। इसमें जो सिलेबस है या जितनी यूनिट्स हैं वो मैं आपको फटाफट से ब्रीफ कर देती हूँ, सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए। क्योंकि सिलेबस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया कि मैम सिलेबस आप डाल देंगे तो थोड़ा ईजी हो जाता है ताकि हम मैच कर पाए। सो सिलेबस मैंने डाल दिया है, ठीक है। 7 यूनिट है इसमें, आप देख सकते हो। 7 यूनिट के नाम पढ़ लेना, एक बारी चेक कर लेना। जो आज मैं फोकस करने वाली हूँ यूनिट 1 पर, स्टडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम नेचर, स्कोप, मेथड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस को फोकस करेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी, 7 इसके चैप्टर हैं, यूनिट्स हैं, 7 वीडियो मैं इसको वाइंड अप करूं। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं पार्ट क्रिएट कर दूंगी किसी पर्टिकुलर यूनिट का, अगर जरूरत होगी तो, ठीक है। अदरवाइज मैं एक एक वीडियो में इनको ब्रीफ करूंगी ताकि आप अपना आंसर बढ़िया तरह फ्रेम कर सको। इसके अलावा नोट्स की बहुत ज्यादा इशू आती थी कि हम पढ़ते हुए नोट्स बनाते हैं, टाइम बहुत जाता है, नहीं हो पाता कई बारी, है ना। तो आप नोट्स प्लीज प्रोवाइड करा दो। सो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.examosphere.com, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। सबसे मजे की बात क्या है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट और हिंदी वाले स्टूडेंट दोनों का ही बराबर से ख्याल रखा है ताकि दोनों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, राइट। सो इंग्लिश की अलग आपको पीडीएफ अवेलेबल है, हिंदी की अलग है। आराम से आप जाकर वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, प्लीज फील फ्री टू राइट। कोई भी आप मेल के थ्रू कोई भी क्वेरी या फीडबैक दे सकते हो। शुरू करते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। देखो जो मेन है, हम इसमें क्या क्या फोकस कर रहे हैं, जैसे तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की क्या प्रकृति होती है, क्या कार्य क्षेत्र है और कौन सी विधियां हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, है ना। तो पॉलिटिकल एनालिसिस आप करोगे कंपैरेटिव करके, सो वो इसमें जानते हैं। सबसे बेसिक बात, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये पब्लिक और प्राइवेट जो वर्ड है ना, इसको ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। जो पब्लिक की बात हो रही है ना, यहाँ पर ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर रखोगे आप। प्राइवेट तो आपको पता ही है, जो अपने ओन बेनिफिट के लिए वर्क करती हैं, प्रॉफिट के लिए ओनली। जबकि जो पब्लिक, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये प्राइवेट की तरह काम नहीं करते। इनका तरीका बहुत अलग होता है, क्योंकि इनका जो मेन मकसद होता है वो क्या रहता है कि हमें क्या करना है, वेलफेयर करना है, राइट, डेवलपमेंट करना है। तो और डेवलपमेंट किसका, देश का करना है, लोगों का करना है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। सबसे बेसिक बात है, जब आप डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की बात करते हो ना, कहीं भी चले जाओ, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, इन जनरल जहां पर भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज होती हैं वहां पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन कॉर्नर स्टोन होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो एक होता है ना, इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। ये बहुत क्रूशियल एंटिटीज हैं किसी भी कंट्री के लिए। जब आप किसी कंट्री का, किसी देश का डेवलपमेंट करने की बात करते हो ना, चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिकल या सोशल, हर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो कौन करती हैं, सरकारी संस्थाएं, या फिर उसको सार्वजनिक संस्थाएं भी बोल सकते हैं, ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन। इंडिया का आपको पता है पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है। ये बात सही है कि यहाँ जब भाई लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमने जब 6th क्लास में एसएसटी पढ़नी शुरू की थी, यही पढ़ाया गया था ना कि बहुत डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स लैंग्वेज है, रिलीजन, इतनी डाइवर्सिटी है। इसके बाद भी इंडिया
एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है जहां पर डेमोक्रेसी को इतने ब्यूटीफुल तरीके से स्टैब्लिश किया गया था, राइट। ये बात सही है कि यहाँ कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स सेट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे आपको। इंडिपेंडेंस के टाइम से अगर आप देखोगे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी इंस्टीट्यूशंस की जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि एक बात जान लो, जो सोशल डेवलपमेंट के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहा होगा वो सिर्फ सामाजिक ही कर पाएगा डेवलपमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल नहीं हो पाएगा उससे। जो पॉलिटिकल वर्क कर रहा है वो कभी भी इकोनॉमिकली नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो आप बात को। तो हर चीज के लिए क्या किया गया, अलग अलग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश किए गए ताकि वैरायटी ऑफ पर्पस को फुलफिल किया जा सके। जैसे कि ह्यूमन राइट्स इंश्योर करना, ठीक है, स्पेसिफिक डोमेन के लिए भी बनाया गया। जैसे मान लो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट चाहिए हमें, तो भाई उसके लिए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इनकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है क्योंकि ये सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी पूरी पूरी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, सरकार के प्रति। क्योंकि सरकार ने अगर उनको बनाया है, जनता ने ही तो सरकार को बनाया है, तो हमारे प्रति भी आ गई उनकी अकाउंटेबिलिटी, राइट। इस चीज का ध्यान रखेंगे। पब्लिक इंस्टीट्यूशन अगर आप मेनली देखोगे तो ये बात सही है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मिंग हो रहे हैं टाइम के हिसाब से, क्योंकि जैसी जरूरत बदलती है, टाइम बदलता है, ऐसे ही जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनके काम करने के तरीके बदलते हैं, इनके जो कार्य क्षेत्र है ना, जो डोमेन है वो बदलते हैं। अगर आप ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट को हटा दें, है ना, अपार्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट, जो न्यू इंटरनेशनल डिजिटल इकोनॉमी है आपकी, वॉर हो गया, हेल्थ क्राइसिस हो गया, ये सब चेंज हो चुके हैं क्योंकि डिमांड चेंज हो जाती है। आप एक बात समझ रहे हो, बिल्कुल इनिशियल टाइम पे जाओगे तो शायद ये सब नहीं होता था, तो जरूरत नहीं थी। फिर हम बीच वाले टाइम में आते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्थ क्राइसिस रहा, बहुत ज्यादा वॉर वगैरह का टाइम पीरियड रहा। उस टाइम पे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने अलग तरीके से वर्क किया, राइट। तो जो इनका रोल है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का, या जो डिमांड है, वो टाइम के हिसाब से बहुत बदल चुकी है और बदल रही हैं। जब हम स्टडी करते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की तो हम खाली जो लाइट है या फिर जो एम्फेसाइज है वो सिर्फ हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर या जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर तो देते ही हैं। इसके अलावा और आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं, है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं आप उनका विश्लेषण करो, क्योंकि जब आप विश्लेषण करोगे तो आप जानोगे किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, किस तरीके से क्या काम हो रहा है। जब हम पढ़ते हैं उनको तो हम हाईलाइट करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, थ्रू द टेस्ट ऑफ टाइम एंड व्हाट चेंज डिड दे अकोमोडेट टू गो थ्रू द चैलेंजेस फेस्ड बाय देम। अब देखो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बहुत इजीली लिख दिया गया कि जो भी सामने चुनौती आई इनका तभी इमीडिएट टेस्ट हो जाता है कि ये किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। अब जो चैलेंजेस आ रहे हैं भाग तो सकते नहीं है क्योंकि आपको बनाया गया है पर्टिकुलर काम के लिए, तो आप उसको किस तरीके से फेस करोगे, क्या सोल्यूशंस निकालोगे, है ना, अवेलेबल रिसोर्सेज में, अवेलेबल टाइम पीरियड में। तो यहाँ उनकी बात की गई है। अब अगर हम पब्लिक इंस्टीट्यूशन को एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझें, मतलब सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं आपकी, आप एक वैचारिक समझ अगर डेवलप करने की बात करोगे तो यहाँ बहुत बेसिक सी बात है कि कोई भी मतलब एंटिटी देख लो जिसको, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री देख लो जहां पर फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू कार्य किया जा रहा है, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। एक चीज और, यहाँ पर ये जो हायर एजुकेशन के आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ये शामिल हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। पर वो कह रहे हैं कि यहां तक लिमिटेड नहीं है ये, वो ये कह रहे हैं इन सबको ही एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन की तरह कंसीडर किया जाता है। तो आप इसको खाली गवर्नमेंट से ना जोड़कर ये जो आपके हायर एजुकेशन के लिए वर्क किया जा रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का ही पार्ट है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं मिलकर कार्य करते हैं, इंश्योर करते हैं कि भाई स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, डेमोक्रेटिक और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ द कंट्री। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर जो भी फंक्शनिंग करनी है, जो भी कार्य करना है, वो स्मूथ तरीके से कार्य कर सके, इसके लिए क्या करा है, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है वो फॉलो अप किया जाता है। जब आप इनको स्टडी करते हो तो आप जान पाते हो कि किस तरीके से लॉज को कॉम्प्रीहेंड किया जाता है, किस तरीके से पब्लिक पॉलिसीज को बनाया गया, फिर उसको इनेक्ट किया गया। क्योंकि इनेक्ट करना, इन्फोर्स करना भी बहुत जरूरी है ना, खाली कागज पे उतार दोगे कि भैया पॉलिसी बन गई तो काम बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, प्रैक्टिकल होना पड़ता है, राइट। तो यहाँ उसकी बात हो रही है। इसके अलावा आप ये देखोगे डगलस नॉर्थ, इन्होंने 1991 में कहा इंस्टीट्यूशन आर द ह्यूमनली डिवाइस्ड कंस्ट्रेंट्स दैट स्ट्रक्चर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इंटरेक्शन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्या बोला इन्होंने, वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बेसिकली ह्यूमन ने बनाए हैं, है ना, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर दिया इनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जो सोशल इंटरेक्शन के लिए किसने बनाया, ये वो मतलब कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, वो बाधाएं हैं जो इंसान ने तैयार की हैं। वो कहते हैं इसमें ना बहुत सारी इनफॉर्मल कॉन्स्ट्रेंट्स भी आते हैं, जैसे
सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, बहुत सारे सोशल टैबूज भी होते हैं हमारे, बहुत सारे कस्टम्स ट्रेडिशंस होते हैं या फिर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो इनफॉर्मल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, मतलब फॉर्मली कहीं लिखे नहीं हुए हैं पर फिर भी हम कह देते हैं जी ऐसा ही होता आया है, ठीक है। तो या फिर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, तो ये इनफॉर्मल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा फॉर्मल रूल्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, लॉ हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो ये उनकी बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन इन सबसे ही जुड़े हुए हैं समवेयर, ठीक है। सो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पब्लिक होते हैं नेचर में, क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत लार्जली डील करते हैं किससे, पब्लिक के मैटर से, क्योंकि जनता के लिए कार्य किया जा रहा है ना यहाँ पर। बट दे आर डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑल्सो मेक देम यूनिक पब्लिक इन नेचर। और ये बात सही है कि जो इनका फंक्शन, कार्य करने का तरीका है, वो इनको क्या करता है कि बेसिकली जो आप डिफरेंट कार्य कर रहे हो है ना, डिस्टिंक्ट फंक्शंस कर रहे हो आप, उसकी वजह से यूनिक भी बन रहे हो, क्योंकि कॉमन तो नहीं हो ना आप। ये जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इनको यूनिक इसलिए कहा गया क्योंकि स्पेसिफिक डोमेन में काम कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा, अब बात आती है रिप्रेजेंटेशंस की। ये बात सही है कि जब आप इनका प्रतिनिधित्व की बात करते हो तो इलेक्टेड बॉडीज के थ्रू कंपोजिशन किया जाता है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का, और इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा होता है, लोग ही कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और वो इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर हमेशा अकाउंटेबल रहे। ये बात सही है कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक है, और उसका कार्य है कि भाई उसको पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर डोमेन में क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, तो भाई उनकी 100% अकाउंटेबिलिटी बनती है। लेजिस्लेशन की अगर बात करें तो जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस उनका क्या काम होता है, भाई लॉ बनाएंगे वो, सिंपल, ठीक है। जब लॉ बना रहे हो तो भाई मेंटेन भी करेंगे और रेगुलेट भी कराएंगे सोसाइटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडजुडिकेशन। इसमें क्या है, जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या फिर जो भी इससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, वहां पर देखा जाता है किस तरीके से रूल ऑफ लॉ को आप अपहोल्ड कर सकते हो, कायम कर सकते हो कानून के शासन को, राइट। इसके अलावा इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे बेसिक बात है जो हम शायद 6th क्लास से ही समझते आ रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिखा गया है, अगर इसमें कोई ऐसी बात लिखी है जो एक लाइन में लिखी है, उस पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर 4 लाइन में लिखी है, 10 पेजेस में लिखी है, पर समझ नहीं आ रहा, तो कौन बताएगा हमको, तो किसकी बात आती है, कौन बताएगा, जुडिशरी के उसमें आता है, कार्य क्षेत्र में, राइट। इसके अलावा सिटीजन्स वेलफेयर। ये बात सही है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनका सिर्फ ओवरऑल एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या, कि इनको क्या करना है, एटमोस्ट वेलफेयर करना है, किसका, लार्ज पब्लिक का। मतलब यहाँ पर वही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या करना है, वेलफेयर करना है, कल्याण करना है, सामाजिक कल्याण भी कह सकते हैं, नागरिक कल्याण लिखा है, सामाजिक कल्याण कह सकते हैं, वो सोशल वेलफेयर में आ जाता है। यहाँ सिटीजन को फोकस किया गया, राइट, कि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को अगर आप देखोगे, जितने भी हमने फंक्शन देखे अभी ऊपर, ठीक है, इससे पता लगता है कि भाई एक स्टेबिलिटी है, काम तरीके से हो रहा है, एक सिस्टम है, एक स्टेट में काम करने के लिए पूरा सिस्टम है जो वर्क कर रहा है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, क्या एटमोस्फेयर मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पर काम करने के लिए, ये सारी की सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग भी तो इन्हीं के थ्रू हो रही है ना। तो जो डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो एनवायरमेंट हो गया आपका, ठीक है, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट्स क्रिएट किए जाते हैं वो सब इन्हीं के थ्रू होते हैं। सो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर इनके जो डिसीजंस हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यू और इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, क्योंकि वैल्यू अगर होगी तभी वो चीज़ कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी, राइट। नेक्स्ट है वाई देयर इज अ नीड टू स्टडी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। मन में तो आता है भाई ये सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं इनका अध्ययन करने की क्या जरूरत है, ऐसा भी क्या है ना। तो जो मेन बात है ना, देखो इसके ना मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस हैं, मतलब बहुत सारे रीजन है, एक सिंगल रीजन नहीं होगा कि हाँ, एक रीजन तो ये भी हो सकता है कि जी हमें तो पेपर में लिख के आना है, पास होना है, ठीक है, पर अदर देन दैट, सही है, इसीलिए मल्टीट्यूड हो गया, राइट। सो अलग अलग रीजन है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से सरकार कार्य करती है, किस तरीके से सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं आपकी या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्क करते हैं, बनते कैसे हैं, क्या काम होता है, कितनी इनके पास पावर होती है, क्या सारी डिसीजन मेकिंग इनसे होती है, क्या इनको परमिशन नहीं लेनी होती है, भाई उठते हैं मन में बहुत सारे ख्याल है ना। तो जब आप इन सब चीजों को पढ़ लेते हो तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि अच्छा ठीक है, सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। सो बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंट रेलिवेंस हैं इस फील्ड में, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में देखोगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे, लॉ में देखोगे, पब्लिक पॉलिसी में, ये सारी फील्ड है जहां पर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बहुत मेजर समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हो तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जानना कि किस तरीके से गवर्नेंस की फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है, डेमोक्रेसी किस तरीके से वर्क कर रही है, कैसे जो रूल हैं आपके या फिर जो रूल ऑफ लॉ है वो वर्क कर रहा है, वाकई में कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर ऑन पेपर ही है, ठीक है, कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा रही है, क्योंकि पॉलिसी बनाएंगे हम तो क्या तरीका है उनको बनाने का, ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है कि जी कागजों पे तो उतार दिया, परमिशन मिल गई,
अब इसको लागू करो सोसाइटी में, तो वो कैसे हो रही है वो पता चलेगा। तो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हमें डिफरेंट डिफरेंट ना एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट प्रोग्रेस के, क्योंकि आप सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करोगे तो भाई समाज में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है वो उसकी बात करेगा, तो आपको वहां डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा। इकोनॉमिकली जाओगे तो वहां इकोनॉमिकली दिखाई पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिकली देखोगे तो उस एरिया में दिखाई पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं और आपको डेवलपमेंट का प्रोग्रेस दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आप ये देखोगे असीमा सिन्हा, ठीक है, 2020, वो आर्ग्यू करती हैं, उनका बहुत बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जब आप इनको स्टडी करते हो तो आपको ना अलग नजरिए से, मतलब वो एक नया नजरिया दे रही है इनको पढ़ने के लिए। तो वो कह रही हैं इसको कोऑर्डिनेशन के एस्पेक्ट से पढ़ो, कहने का मतलब समन्वय, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिबिलिटी एंड ऑटोनमी, विश्वसनीयता और स्वायत्ता। वो कह रही है कि आप इन पहलुओं को ध्यान में रख के, मतलब ये जो आपके एस्पेक्ट्स हैं कोऑर्डिनेशन, क्रेडिबिलिटी, ऑटोनमी, इन चीजों को आप ध्यान में रख के जब आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हो तो आप बहुत क्लियरली एनालाइज कर पाते हो इन इंस्टीट्यूशंस को, जो कि एक होता है ना, जब आप एनालाइज करते हो तो आपको क्लियर फ्रेमवर्क नजर आता है। जब आप इसको एनालिटिकल वे में देखते हो तो आपको ना इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पहलू नजर आएंगे, क्योंकि एक बात का ध्यान रखो, कोई भी चीज ना एब्सोल्यूट नहीं होती, तो 100% शायद वो अचीव ना कर पा रहे हो। तो जब आप उसको एनालाइज करोगे आपको रियलाइज होगा कि अच्छा इसके ये प्रो हैं पर ये कॉन्स भी हो रहे हैं, ये पॉलिसी बनाई गई थी पर हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर लोग छूट रहे हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का हम भला कर रहे हैं पर हो सकता है कुछ माइनॉरिटी ऑफ सेक्शन छूट रहा हो, राइट। तो यहाँ इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप एनालाइज करते हो ना देन आपको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है ऐसा भी हो सकता है क्या, ठीक है। तो वो वही कह रही हैं कि आपको बहुत केयरफुली, है ना, ये जो भी मैट्रिक्स हैं या फिर जो भी इनका डिजाइनिंग फीचर्स है कि सोसाइटी का या फिर किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया वो किस तरीके का था, क्या आउटकम निकल के आए, ठीक है, टाइप ऑफ डाई फंक्शनिंग, कि आपको पता चले कि हाँ भैया क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। वो आर्ग्यू करती हैं कि जब आप कॉम्प्रिहेंड करते हो कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, कितने अफेक्टिव हैं ये, है ना, क्योंकि ये जो इफेक्टिवनेस है इनकी, है ना, अफेक्टिव नहीं इफेक्टिव, सो इफेक्टिवनेस कितनी है उन चीजों का ध्यान रखना, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप सोशल पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स को देखते हो। तो आपको पता चलता है कि पूरा किस तरीके से थ्रू आउट इनका फॉर्मेशन हुआ, क्या बेसिक रूट्स वाली चीजें रही जिनको डेवलप करना था और वाकई में कितना डेवलपमेंट हो पाया, वो सारी चीजें आप तभी जान पाते हो जब आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फॉलो अप करते हो। इसके अलावा स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन इज क्रूशियल। देखो ये बहुत जरूरी है कि जब आप जानते हो, पढ़ते हो उसको, तो आपको पता चलता है इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज कैसे हुआ, क्या फंक्शनिंग हो रही है, कि ठीक है क्या इफेक्ट हो रहा है। एक बात और है कि जो इंस्टीट्यूशंस का ईच अदर और इंडिविजुअल, मतलब एक दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट होता है क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल पर भी इफेक्ट होता है, तो वो सब जानने का मौका मिलता है हमें जब हम इनको पढ़ते हैं। 3 ब्रांच है आपकी, लेजिस्लेटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अभी देखो लेजिस्लेचर का अलग कार्य होता है, एग्जीक्यूटिव का अलग, जुडिशरी का अलग, ये हम सबको पता है। ये बात भी सही है कि जब आप इनको एक साथ पढ़ते हो तो आपको पता चलता है, आपको एक नया इंसाइट मिलता है कि किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं। और यही एक नेसेसिटी है, यही एक आवश्यकता है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर तो एक ऑब्वियस या एक कंपेलिंग सा एक वो क्रिएट होता है आपके माइंड सेट में कि ओके अगर आप लेजिस्लेटिव को हटा दो तो नहीं हो पाएगा कार्य, जुडिशरी को हटा दो नहीं हो पाएगा कार्य, तो भाई मतलब ये तीनों इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट है आपका अप्रोचेस टू स्टडी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन करने के लिए दृष्टिकोण। ये डिफरेंट डिफरेंट दृष्टिकोण हैं जिनको हम जानेंगे इसमें, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन सी अप्रोच यूज की जाती है, और इनको ना अच्छे से मेंशन करके आना अपने आंसर में भी। जब आप पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन की बात करते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, ये सारे क्या है आपके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं पॉलिटिकल साइंस की, राइट। तो ये ऑफर करती हैं ब्रॉड स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप देती हैं जहां पर आप स्टडी कर सकते हो इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं वो ऑफर करती हैं कि किस तरीके की आप स्टडी कर सकते हो, कैसे एनालाइज कर सकते हो इन इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया है, राइट। तो यहाँ उनकी बात की गई है। अब आप देखोगे हिस्टोरिकल अप्रोच हमारी पहली है, जिसमें हम देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वहां किस चीज को मतलब ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है या किस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ कोशिश की जा रही है हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू कि ये स्ट्रेस कर रहे हैं द नेसेसिटी ऑफ ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हिस्टोरिकल नाम से पता चल रहा है कि ट्रैक करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का पूरा की क्या नेसेसिटी रही है, कैसे इसकी हिस्टोरिकल ग्रोथ रही है, क्या इवोल्यूशन हुआ थ्रू आउट द टाइम, मतलब
जब इनिशियली बनी थी, जो एस्टैब्लिशमेंट का टाइम पीरियड था, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में बनी होगी और आज के टाइम में, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर देखोगे तो क्या डेवलपमेंट रहा, तो कंपेयर करना इन दोनों का आपस में कि भैया कितना डेवलपमेंट रहा, क्या रहा, तो वो आपको यहाँ जानने का मौका मिलता है, राइट। इसके अलावा ये जो मेथड है ये अनर्थ करता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, क्योंकि जब ये इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए, राइट, तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू जानोगे तो आप बैकग्राउंड देखोगे कि वाकई में क्या बैकग्राउंड रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत बेसिक सी चीज ले लें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि भैया तुरंत तुरंत आज़ादी मिली और पूरा का पूरा इकोनॉमिकल एकदम डाउन थे, अब क्या होगा, कैसे होगा, पूरा बैकग्राउंड देख लिया, पूरा इवेंट देख लिया, ठीक है। अब ये देखा कि जब वो क्या इफेक्टेड हुआ है ना, जब फॉर्मेशन हुआ उसका, ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की क्या ऑपरेशंस किए गए, ऑपरेशन समझ रहे हो, मतलब क्या क्या काम किए गए, राइट, मतलब जो भी पॉलिसीज बनी, कितना इंप्लीमेंट हुआ, अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जो इंडियन पार्लियामेंट है उनकी ग्रोथ को देखना, अब ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट में समझ लो, यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, जैसे एग्जांपल दिए गया, ये इंटेल्स करता है इन्वेस्टिगेटिंग द कॉलोनियल हेरिटेज, क्योंकि हिस्टोरिकल टाइम में चले जाओ पूरा कॉलोनियल हेरिटेज देख लिया इन्होंने, ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या आपका औपनिवेशिक विरासत थी आपकी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स पैदा हुए, ठीक है, संवैधानिक जो विवाद थे उनकी बात हुई, फिर ये इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जैसे वॉर हुआ या फिर सोशल मूवमेंट्स हुए, तो ये सबको मतलब ये कह रहे हैं कि जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं तो आपको सारे पहलुओं को ध्यान में रखना है, पूरा 360 डिग्री कवर करना है आपको, एक भी चीज नहीं छोड़नी, तभी तो आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे ना। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव अप्रोच, राइट, नाम से ही पता चल रहा है कंपैरेटिव अप्रोच, कंपेयर करने की बात हो रही है, आप डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को, गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशंस को क्या करते हो, कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के बाद पता चलता है क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेज हैं, क्योंकि कंपैरेटिव अप्रोच वर्क ही इस तरीके से करती है कि जहां आपको सिमिलैरिटीज पता चलें और डिफरेंसेस पता चलें, ताकि जो भी सब फील्ड है आपकी, है ना, पॉलिटिकल साइंस की, उसका स्पेशलाइजेशन जो है वो फुलफिल हो पाए। इसके अलावा ये अप्रोच अलाउ करती है कि किस तरीके से आप जब देखते हो पब्लिक इंस्टीट्यूशन को स्टडी करते हुए तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हमने जो बेसिक पहले ही पढ़ा कि कैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन फंक्शन कर रहे हैं, तो उनके क्या क्या कॉन्टेक्स्ट होते हैं, क्योंकि ना एक बात और है, जैसे आप हो सकता है एक नजरिए से देख रहे हो कि अगर कोई भी इकोनॉमिकली मतलब इंस्टीट्यूशन बनाया गया इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए, राइट, सो आपने देखा कि भाई ये फंक्शन हो रहा है, जैसे पर्टिकुलर कोई फंक्शन हो रहा है, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, आपको लगे कि यार ये इतना जरूरी नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें हैं, पर कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, तो इसके ना बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है, डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, क्योंकि आप जब कॉन्टेक्स्ट जानोगे तो आपको पता चलेगा कि इस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये वाला जरूरी है, राइट, सो कॉन्टेक्स्ट जानना। इसके अलावा जब आप कंपैरिजन करते हो इंस्टीट्यूशंस का तो आपको पता लगता है कि क्या और चीजें की जा सकती हैं या फिर क्या और कार्य किया जा रहा है अक्रॉस ज्योग्राफिकल लोकेशन। एक चीज और है, जब कंपैरिजन की बात आती है ना, तो जो कंपैरेटिव अप्रोच है ये विद इन कंट्री की बात नहीं होती, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को भी कंपेयर करके क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, या फिर अपने डिफरेंसेस को देख सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि अच्छा हमें ये वाला काम करना है तो इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, ठीक है। सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया एंड अक्रॉस टाइम, मतलब वही टाइम के हिसाब से जैसे जैसे चीजें चेंज होती जा रही हैं तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं आप इनका कंपेरिजन करते जाएंगे और आप देखोगे इनकी क्वालिटी इनहेंस होती जाती है, ये इवॉल्व होते जाते हैं टाइम के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप देखते हो कि क्या कॉमन वेंटेज पॉइंट है, क्या बेसिक सिमिलैरिटीज हैं, ताकि जब आपने अपने इंस्टीट्यूशंस को बिगिन किया था तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, राइट। सो कंपैरेटिव अप्रोच उस पर काम करती है। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल अप्रोच, जिसका कंसर्न जो होता है मेन कि क्या फंक्शन है, क्या रोल है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहते हुए, क्योंकि एक चीज और है, जब ये मतलब इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं तो इनका एक दायरा होता है, ये उस दायरे को क्रॉस नहीं कर सकते, राइट। सो पब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहते हुए ये किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो पता करना, ये इन्वेस्टिगेट करता है कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी ड्यूटीज को कैरी आउट कर रहे हैं, मतलब जो भी इनको जिम्मेदारी दी गई है, जैसे रिप्रेजेंटेशन का काम हो गया, लेजिस्लेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, एडजुडिकेशन का, तो क्या वो कार्य वाकई में उस तरीके से हो रहा है जिस चीज के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा रिसर्चर्स एग्जामिन करते हैं क्या एफिशिएंसी है, क्या एफिशिएंसी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के थ्रू जब आप जानते हो तो आपको पता लगता है कि किस तरीके से फंक्शंस कार्य कर रहे हैं या फिर जो भी फंक्शन किया जा रहा है, ठीक है। और ये होगा कैसे, डीकंस्ट्रक्टिंग देयर ऑपरेशंस, मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ काम करने के लिए, राइट, अब आप उसको क्या करोगे, डीकंस्ट्रक्ट करोगे, ताकि आपको ये पता चल पाए कि भैया
वाक्य में क्या क्या कमी रह गई थी, ठीक है। एग्जाम्पल दिया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आप इलेक्शन कमीशन को देखो, तो जो इलेक्शन कमीशन है बेसिकली, है ना, नॉट कमीशन, इलेक्शन कमीशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो फ्री और फेयर इलेक्शन कराए, तो वो इंश्योर करते हैं कि पूरी की पूरी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। सो अब इनके जो ऑपरेशंस हैं आप उसके थ्रू इवेल्युएट करते हो कि क्या एक फंक्शनल, मतलब एक होता है ना कि अप्रोच यूज की जा रही है, फंक्शनल लेंस के थ्रू आपको पता लगता है कि किस इफेक्टिवनेस से ये काम कर रहे हैं, क्या इनका क्रूशियल रोल है वाक्य में, कि ये सच में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पा रहे हैं क्या, राइट। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये अंडरस्टैंडिंग देता है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की, जो फोकस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके डिजाइन के ऊपर, कि क्या स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करता है क्या फॉर्मल रूल्स फॉलो हो रहे हैं, क्या मेथड्स फॉलो हो रहे हैं, किस तरीके के कनेक्शंस बनाए जा रहे हैं, और जिस तरीके मतलब वो जो कनेक्शंस हैं वो वर्क कैसे कर रहे हैं गवर्न करने में, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे जुडिशरी के केस में, जैसे एग्जांपल दिया गया है कि इस मेथड को अगर आप एग्जामिन करो कोर्ट के हायरार्किकल स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कोर्ट एक हायरार्की पे वर्क करती है, हायरार्की समझते हो ना, इस तरीके से कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, यहाँ हाई कोर्ट हो गया आपका, ठीक है, ऐसे ही फिर आपके और नीचे लोअर लोअर कोर्ट आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है अपॉइंटमेंट की, टेन्योर ऑफ जजेस की, ठीक है। तो यहाँ हायरार्की फॉलो हो रही है, सिंपल, तो एक स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है ना। ऐसे ही एलोकेशन ऑफ पावर, जब पावर शक्तियों का बंटवारे की बात होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट लेवल कौन से, जुडिशरी का हो गया, ठीक है। आप जुडिशरी के ही सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओगे, भाई हर सबके अपने अपने क्या है, जुरिस्डिक्शन है, एक एरिया है, पर टॉप मोस्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, राइट। आप इससे ऊपर नहीं जा सकते हो। तो इस तरीके से पावर का जो एलोकेशन है वो चीज समझना, जानना, एनालाइज करना इंस्टीट्यूशंस को वाया स्ट्रक्चरल लेंस। जब आप स्ट्रक्चरल लेंस के थ्रू देखते हो तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से इनकी डिजाइनिंग की जा रही है, और जो इनका डिजाइन है वो किस तरीके से फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या कैपेसिटी बिल्ड हो रही है या मतलब डिक्रीज हो रही, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें देखना किस तरीके से अपने टास्क को सक्सेसफुली फुलफिल करते हैं, क्या कमी रह जाती है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको इस अप्रोच से पता चलती है। नेक्स्ट है आपका बिहेवियरल अप्रोच, जो फोकस करती है एक्शन पर, बिहेवियर पर, इंटरेक्शन पर, कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर रहते हुए भी एक्शन कर रहे हैं, बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर जो भी उनका बिहेवियर है वो एनालाइज करना, और इंट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है वो देखना। क्योंकि एक बात और है, जो आम जनता डिमांड उठाती है, ठीक है, फिर वो सिस्टम के अंदर जाती है, फिर वो कैसे फुलफिल होती है, राइट। तो हर चीज का एक प्रॉपर पैटर्न होता है, ठीक है। सो बिहेवियरल अप्रोच उन सारी चीजों पर ध्यान देती है। इंस्टीट्यूशंस में ये बेसिक चीजें हैं कि मेड अप ऑफ, देखो सीधी सी बात है, इंस्टीट्यूशंस बने किससे हैं, लोगों से ही बने हैं, जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए जाते हैं पर्टिकुलर कार्य के लिए, राइट। सो ये कंडक्ट करते हैं कि क्या जो सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस है ओवरऑल सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उन चीजों को ध्यान में रखा जाता है बिहेवियरल अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट में। जो रिसर्चर्स हैं वो एग्जामिन करते हैं इन इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि ये जो बिहेवियरल स्टैंड पॉइंट है ये इन्वेस्टिगेट करते हैं डिसीजन मेकिंग को, क्या प्रोसेस है, क्या कम्युनिकेशन पैटर्न है, ये सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो इंटरपर्सनल डायनामिक्स हैं इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स हैं, राइट, क्योंकि देखो एक बात है, ये मैंने इंस्टीट्यूशन बना दिया, ठीक है, इसके अंदर ये लोग जो हैं ये बैठकर जो कार्य कर रहे हैं, देखो इनका अगर आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा, या फिर एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा, समझ रहे हो, एक प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा होगा, इंटरपर्सनल जो भी इनके डायनामिक्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे होंगे, तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी, काम ही नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपस में, ठीक है, जब भी तो वो एक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे ना, तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पूरी अप्रोच उस तरीके से वर्क करती है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये एक ब्रॉड थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव है जो स्ट्रेस करती है या फिर फोकस करती है कि जो भी इंपॉर्टेंस है ना इंस्टीट्यूशंस की, जब आप क्रिएट करते हो, है ना, क्रिएटिंग पॉलिटिकल आउटकम, मतलब इंस्टीट्यूट को बनाया इसीलिए गया, इंस्टीट्यूशंस को बेसिकली, ताकि पॉलिटिकल आउटकम को क्रिएट किया जा सके, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनलिज्म मतलब संस्थागतवाद के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फोकस करते हो कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सब्सटैंशियल इम्पैक्ट पड़ता है इंडिविजुअल के बिहेवियर पर, और इंडिविजुअल से सोसाइटी बनती है, तो सोसाइटी में क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई पड़ती हैं। इसके भी दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन, दूसरा है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है। सो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ऐतिहासिक संस्थागतवाद, ये किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है या फिर पाथ डिपेंडेंट जो इवोल्यूशन हुआ किसका, इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि टाइम के हिसाब से इवॉल्व हुए ना, टाइम चेंज होता गया तो इनके पाथ बनते गए और आगे के, ठीक है, डिपेंड होते गए, आपस में इंटरलिंक भी तो है ना, ठीक है। तो ये इवॉल्व कैसे हुए, तो आप ये देखोगे हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के हिसाब से ये
जो बेसिक मेन जो पार्ट है ना इसका, वो ये है कि क्रिटिकल इन अंडरस्टैंडिंग देयर इफेक्ट ऑन मॉडर्न पॉलिटिक्स, कि जो आज के टाइम की जो पॉलिटिक्स हो रही है राइट, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना कि वो किस तरीके से क्रिटिकली वर्क कर रही है। साथ ही साथ ये हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंसेस को, जो भी पास्ट में एक्शन हुए हैं, ठीक है, उनको देखना। और फिर आज के टाइम पर जब आप डिसीजन ले रहे हो तो आप उनको क्या कर रहे हो, मोल्ड कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले अगर कोई घटना घटी तो उसके हिसाब से जो डिसीजन लिया गया था आप आज के टाइम पर भी वही डिसीजन लोगे, नहीं। आप पास्ट एक्शंस को देखोगे, जानोगे, उनके हाईलाइट्स को पढ़ोगे, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि प्रेजेंट टाइम में अगर वो चीज हो रही है तो आपको अपना डिसीजन उस हिसाब से मॉडिफाई करके लेना है, सिंपल, ठीक है। ये जो व्यू पॉइंट है ये इम्प्लाइज करता है कि किस तरीके से जो हिस्टोरिकल लीगेसी हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बहुत डिफिकल्ट होता है मॉडिफाई करना, उतना इजी भी नहीं होता। तभी तो कहा जाता है ना कि यहाँ रिजिडिटी भी बहुत फॉलो होती है। ये जो अप्रोच है इसको यूज किया जाता है बेसिकली अकेडमिक्स में, ताकि इस चीज को एग्जामिन किया जा सके कि किस तरीके से इंडिया का जो कॉलोनियल पास्ट है उसने शेप किया है एक प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशंस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू किए गए जिससे कि एक स्ट्रक्चर मेंटेन हुआ प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसमें आप देखोगे तो इनका जो मेन फोकस है वो क्या है, स्टडी ऑफ चॉइस को देखना, जो कि एक इंडिविजुअल एक्टर के थ्रू क्रिएट की जाती है, ठीक है। और कहाँ रहकर, विद इन एम्बिट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए, जितनी भी चीजें की गई, आपको जब चॉइस मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ उनकी बात हो रही है। और ये जो चॉइस है ना ये किस चीज पर बेस्ड होती है, मतलब बिल्कुल सोलली बेस्ड होती है इंडिविजुअल की रैशनैलिटी के ऊपर, कि हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी रैशनैलिटी, उसके हिसाब से वो चॉइस करते हैं। और उसी के हिसाब से फिर वही होता है कि वो अफेक्टेड होते हैं कि जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो भी रोक लगाई जा रही है, जो भी बाधाएं हैं वो भी, इसके अलावा जो जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वो भी। तो यहाँ पर बेसिकली रैशनैलिटी की बात हो रही है कि आप रैशनली अपनी चॉइस को चूज करते हो एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, नॉट एज अ सोसाइटी और नॉट एज अ ग्रुप। इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है। ये अप्रोच आर्ग्यू करती है कि जो इंडिविजुअल है इनसाइड इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लोग बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, ये जो मैं आपको बता रही थी ना, ये इंस्टीट्यूशन है, ये सारे इंडिविजुअल हैं, ये बैठकर अगर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ उनकी बात हो रही है कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। किस, अगर उनका इंटरेस्ट का काम होगा, मान लो अगर सोशल इंस्टीट्यूशन में आप इकोनॉमिकली डेवलपमेंट वाला बंदा बिठा दो तो वो रैशनली सोच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है इसमें, सिंपल। तो बात जरूरी है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से ही उस इंस्टीट्यूशन में वर्क करे, या फिर ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाए जो कि रैशनल डिसीजन को क्या कर सके, ले सके, रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है, विद इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। क्योंकि इंस्टीट्यूशन के अंदर रहकर, गवर्नमेंट के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहकर काम करना होता है, ठीक है। तो जो भी इंसेंटिव्स होते हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस होता है, आपको वो सारे फॉलो अप करने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कंडक्ट ऑफ एमपीज इन द इंडियन पार्लियामेंट। जब आप एमपी का कंडक्ट करते हो इंडियन पार्लियामेंट में तो एग्जामिन किया जाता है पूरा इसी लेंस के थ्रू, ठीक है, रैशनल चॉइस के थ्रू ही, ताकि जब आपको पता है कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रेगुलेट करेंगे, कैसे इलेक्टोरल जो इंसेंटिव्स हैं वो लिए जाएंगे, तो वो सारे के सारे एक्शंस को इम्पैक्ट करता है, सिंपल। तो वो बात हो गई। नेक्स्ट है आपका पब्लिक चॉइस थ्योरी। ये एक सबसेट है रैशनल चॉइस थ्योरी का। यहाँ फोकस किया जाता है कि जो भी बिहेवियर है इलेक्टेड ऑफिशियल्स का, जो भी आपने चूज कर लिया, इलेक्टेड ऑफिशियल्स या ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वोटर्स हो गए, उनकी बात हो रही है। ये बिलीव करता है इंडिविजुअल्स पर, क्योंकि जब पब्लिक डिसीजन मेकिंग की बात होती है तो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, ठीक है। और ये एक्ट करता है कि मैक्सिमाइज किया जा सके इस यूटिलिटी को, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा आप बेनिफिट उठा पाओगे वो उठाने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये जो थ्योरी है एनालाइज करती है पॉलिटिकल एक्टर को कि जो भी बिहेवियर है या फिर जो भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, उनको एग्जामिन करना कि किस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट जो इंसेंटिव्स हैं वो कैसे लिए जाएं, कैसे अगर मान लो जरूरत पड़ रही है तो री इलेक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या इंपैक्ट पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर, इन सारी चीजों का भाई ध्यान रखा जाए क्योंकि पब्लिक की चॉइस की बात आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, नई संस्थागतवाद। ये एक कंटेम्प्रेरी थियोरिटिकल अप्रोच है। कंटेम्प्रेरी समझते हो जो आजकल के टाइम में, समकालीन टाइम की बात हो रही है, राइट, प्रेजेंट टाइम से अगर जोड़ के देखा जाए तो ये थियोरिटिकल अप्रोच वो है जो कंटेम्प्रेरी टाइम में बहुत ज्यादा एक्टिव है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ये इंटीग्रेट करती है वेरियस एस्पेक्ट्स को। इंटीग्रेट करना मतलब साथ में इकट्ठे लेके आना, एक तरीके से एकीकृत करती है इंस्टीट्यूशनलिज्म को, जो हमने पहले पढ़ा, रैशनल चॉइस थ्योरी को हमने पढ़ा, और सोशियोलॉजी को। मतलब ये तीनों चीजों को मिक्स करके देन एक नई अप्रोच बन रही है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिसका एम है कि ये कॉम्प्रीहेंड कर रही है पूरा 360 डिग्री तरीके से, ठीक है, कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाए गए, क्या इंपैक्ट रहा बिहेवियर पर बेसिकली, ठीक है, इनको कैसे अडेप्ट किया गया, कैसे ये टाइम के हिसाब से इवॉल्व हुए, क्योंकि यहाँ पर आप सारे ही डायमेंशन को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच है ये ट्रेस करती है बेसिकली अर्ली टू मिड 1980s के टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो इसके लीडिंग फाउंडर हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के, अमेरिका
कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जेम्स जी मार्च, ठीक है, और नॉर्वे के हैं, नॉर्वेरियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन पी ऑल्सन, ठीक है। सो मार्च एंड ऑल्सन, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं सरनेम से भी, ठीक है, मार्च एंड ऑल्सन, इन्होंने पब्लिश किया था अपना एक पीस ऑफ वर्क, ठीक है, द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर इन पॉलिटिकल लाइफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में भी कई बारी, मतलब जो जैसे हम नेट जेआरएफ के एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पूछा जाता है मार्च एंड ऑल्सन का, मतलब आपको एक पेपर का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किसका कार्य है, ठीक है, किसका वर्क है, सो हमें पता हो थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अगर अब आप इसको देखो भारत में जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखो, इसमें ना आप इंडिया के जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है ना उसकी जर्नी को, कि किस तरीके से क्या जर्नी रही, जब इसकी अडेप्टेबिलिटी रही, क्या ग्रोथ रही, क्या रिजाइलेंस रहा, क्या चेंजेस रहे, मतलब यहाँ उनकी बात हो रही है। तो तभी नाम से पता चल रहा है ना, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ उनकी बात हो रही है। अगर आप एंशियंट टाइम से देखो कि जो एंशियंट टाइम की डेमोक्रेटिक असेंबलीज थी, ठीक है, तब से लगाओ आज के टाइम पे मॉडर्न डिजिटल गवर्नेंस एफर्ट, तो पूरा का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन रहा। तो किस तरीके से जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने अपने आप को, मतलब एक होता है ना कि कितना डेवलप किया, कैसे इवॉल्व हुए, तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक मेन जो रोल प्ले किया है ना वो प्रूव किया एक तरीके से कि कैसे इंडिया का जो सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो वर्क किया। तो एंशियंट टाइम में अगर थोड़ा सा ब्रीफली समझें तो ऋग्वेदा की बात कर लो, ठीक है, अर्थशास्त्र की बात कर लो, यहाँ आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं सभा और समिति के, जो इंडिकेट करते हैं कि किस तरीके से पहले के टाइम से ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ही इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना है, नहीं, उससे पहले से भी ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं ये पहले से ही इनकी प्रेजेंस दिखाई पड़ती है, जिस टाइम पर सभा और समिति थी। और ये बात हो रही है आपकी कहाँ की, बिल्कुल एंशियंट टाइम की। एडिशनली अगर आप देखोगे मौर्यन एम्पायर्स में, ठीक है, आप मिडाइवल टाइम पीरियड में भी देख लो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोर एफिशिएंट था। ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं डिफरेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सिस्टम, ठीक है, एस्पॉनेज सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, फॉरनर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, सेल्स ऑफ गुड, सेल्स टैक्स कलेक्शन वर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। मतलब ये सारी की सारी चीजें ऐसी थी जो एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में थी। तो इससे दिखाई पड़ता है कि ये जो एलिमेंट है ना डेमोक्रेसी का, भाई ये इंडिया में बहुत पहले से है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ही अटेन किया हमने, ये जो भी है। नेक्स्ट है आपका कि जब आप इनकी फाउंडिंग देख रहे हो, ठीक है, फाउंडिंग ऑफ सल्तनत सिग्निफिकेंट द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा इन मिडेवल इंडियन हिस्ट्री। एक चीज और है कि जब मिडेवल टाइम पीरियड शुरू होता है तो ओवर अ सेंचुरी अगर हम ये बात समझें तो ये बात सही है कि जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ नदर्न इंडिया का, ठीक है। और एक और चीज आप ये समझो कि थोड़ा सा ये जो दक्कन वाला जो आपका पार्ट था कुछ, ठीक है, ये पार्ट पूरा जिस तरीके से यूनिफाइड हुआ पॉलिटिकली कॉन्टेक्स्ट में, वो चीज बहुत मैटर करती है। सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो कोलैप्स्ड हुआ, ठीक है, अराउंड द एंड ऑफ 14th सेंचुरी के एंड में। इसका रिजल्ट क्या रहा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ना न्यूमरस नंबर ऑफ किंगडम्स क्या होने लग गए, राइज होने लग गए, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में आपको दिखाई पड़े। अब जब स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर की बात हुई 1526 एडी में, तो इसको रेफर किया जाता है एंड ऑफ द लेट मिडाइवल एरा, और बिगिनिंग मानी जाती है किस चीज की, मॉडर्न एरा की, क्योंकि इस टाइम पर फिर ब्रिटिशर्स वाला वो एरा शुरू हो जाता है। सो जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था वो मोस्ट सिस्टमैटिक माना जाता था उस टाइम पर, और ये काफी लॉन्ग लास्टिंग रहा, काफी लंबे टाइम तक चलता रहा। और ये बात सही है कि इसका आपको ना इम्पैक्ट, ये चीजें ना आज तक भी दिखाई देती हैं कि प्रेजेंट डे में भी ये चीज सर्वाइव करती हैं डिस्पाइट द सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ द एम्पायर। ये बात सही है कि चलो आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाला थोड़ा सा हटा दो, साइडलाइन कर दो, ये जो सेंट्रलाइज जो स्ट्रक्चर था एम्पायर का, सो अकबर ने स्टैब्लिश किया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को। जैसे आप देखोगे नोशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि एक होता है ना एक केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली की धारणा, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब तक रेवेन्यू सिस्टम जनरेट नहीं होगा तब तक फिर वही कि गवर्नमेंट पास पैसा नहीं आएगा और वो कार्य कैसे करेंगी, ठीक है। फॉर्मेशन करना डाइवर्सिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी का, कि पहले क्या था, एक के हाथ में सब कुछ दे दिया, अब क्या हो गया कि विविध प्रशासनिक नौकरशाही का गठन कर दिया गया। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज्यादा अर्बन इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। और ये बात सही है कि ये जो ऑफिशियल्स थे प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि इनका काम था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है किसी भी कीमत में, मतलब कानून की जो व्यवस्था है वो बना के रखनी है, ठीक है। इसके अलावा किंग को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है, किंग का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा मतलब बना रहे, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना कि आंतरिक गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो जाए, रिवॉल्ट ना हो जाए, मतलब क्रांति ना आ जाए या फिर दंगे ना भड़क जाए, ठीक है। इन सब चीजों से डिफेंड करना, एक्सटेंड करना एम्पायर्स बॉर्डर, मतलब वही कि ज्यादा से ज्यादा
कब्जा किया जा सके, विस्तार किया जा सके सीमाओं का, ठीक है, कलेक्शन मनी का और टैक्सेस का। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं उस टाइम पर हमें दिखाई पड़ती हैं। और जब आप ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल देखोगे तो इसने भी बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन कवर किया, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पर ना इंडिया का जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो इवॉल्व हुआ और अलग तरीके से, क्योंकि बहुत सारी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ी इस टाइम पे ब्रिटिश एरा ने। आप ये देखोगे कि फील्ड ऑफ एजुकेशन में जस्टिस, पुलिस सिस्टम, पुलिस रिफॉर्म हुए, ठीक है, सिविल सर्विस रिफॉर्म हुए इस टाइम पे, स्टैब्लिशमेंट हुए बहुत सारे डिफरेंट वेरियस पब्लिक इंस्टीट्यूशन का। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में आपको अलग मतलब इवोल्यूशन दिखाई पड़ता है इसका। इसके अलावा जब आप फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी की बात करते हो, जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज की, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया और ये एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट किया गया, जिनका फोकस था भाई टैक्स कलेक्शन करना है और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, मतलब प्रशासन के माध्यम से आपको सारे कार्य करने पड़ेंगे। अब 1858 में देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, यहां पर पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन आया इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अब आप देखोगे अडॉप्शन हुआ इंग्लिश एजुकेशन का, लीगल सिस्टम जो है वो ऑल्टर किए गए, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इवन मोर, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया स्ट्रक्चर्स को और ज्यादा। सो ये आप ये देखते हो कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, समझ रहे हो, एंशियंट में भी था, मिडेबल में भी था, ब्रिटिशर्स मॉडर्न टाइम में भी था, पर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ा अलग अलग तरीके से। इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ, रूल ऑफ लॉ आया, ठीक है, क्योंकि अब एक इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफिशियली स्टैब्लिश हो गई, राइट। अब यहाँ पर जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी था वो इक्वालिटी का, जस्टिस का, ये इनकॉर्पोरेट हुआ इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ये प्रोवाइड करता है ओवरऑल फ्रेमवर्क को कि किस तरीके से जो ऑपरेशंस हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के वो किए जाएंगे, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया, जरूरत चेंज हो गई ना, आजादी के बाद ब्रिटिशर्स चले गए, अब हमारी जरूरत चेंज हो गई तो हम उसी तरीके से कार्य करेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टैब्लिश हुआ पूरा का पूरा, क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी नहीं हमारे पास शुरुआत में मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, तो अब हमने वो स्टैब्लिश की इस टाइम पर, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट को आपने एक मतलब एक होता है आपका हेड ऑफ द स्टेट हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो हो गया हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गया। अब आप भी समझ रहे हो कि छोटी छोटी जो चेंजेस थे वो इस टाइम पे किए गए, कहने को छोटे आज लग रहे हैं पर उस टाइम पे बहुत बड़े चेंजेस थे एक्चुअली ये। इसके अलावा एक वाइड रेंज आप देखोगे पब्लिक इंस्टीट्यूशन की, ये बहुत नेसेसरी थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये स्टैब्लिश हो रही है, ये स्ट्रेंथन हो रही है इंडिया के लिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो हमें खुद का डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए सारी चीजें जरूरी है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, ताकि जो कोर है इंडिया का, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो कोर किसमें है, इन तीनों में ही तो है, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, तो इनको मिलकर कार्य करना है ताकि आप ये देखो कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, जो लॉ है, जो पॉलिसीज हैं वो प्रॉपर तरीके से चलाई जा सके, तो इसके लिए बहुत जरूरी थी। इंडिपेंडेंस के टाइम से अगर देखोगे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया इंडिया का, इलेक्शन कमीशन हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। इन्होंने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ ना इन सारे सेक्टर में भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो ये वो टाइम पीरियड था जो इंडिया को ना अपना डेवलपमेंट ना एक सिंगल सेक्टर में ना लेकर ना पूरा इंक्लूसिवली करना था, मतलब पूरा कॉम्प्रीहेंड करके चलना था कि भैया हमें सारे सेक्टर्स में, सारे एरिया में डेवलपमेंट करना है। सो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो क्रिएट की गई ताकि प्रमोट किया जा सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, मार्केट के फ्लॉ को थोड़ा सा क्रिएट किया जा सके, ओवरकम किया जा सके उससे, क्योंकि उस टाइम पे महामंदी बहुत हो गई थी। सो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका बहुत ज्यादा रोल रहा। आरबीआई क्रिएट हुआ, आरबीआई ने बहुत क्रिटिकली मतलब ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ एकदम ना बिल्कुल डाउन हो रखा था हमारा, तो वो सारी चीजें मेंटेन करनी थी। पब्लिक कमीशन की बात कर लो तो पब्लिक कमीशन जैसे स्टार्टिंग में था, ठीक है, पर अब इसको रीनेम कर दिया गया नीति आयोग के नाम से, हालांकि हम इसके बारे में भी अलग से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब ये क्रिटिकली डेवलप हुआ, ठीक है, और एग्जीक्यूट किए गए 5 ईयर प्लान्स, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में तो 5 ईयर प्लान्स ही चलते थे हमारे, ठीक है। 1991 में क्या हुआ आपका, ग्लोबलाइजेशन आया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया पूरा, राइट, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, एलपीजी रिफॉर्म समझ रहे हो ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ये पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट आया इंडिया की इकोनॉमी में, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी मतलब एक होता है ना इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई आफ्टर 1991, क्योंकि यहाँ लाइसेंस राज खत्म हो गया, लिबरलाइजेशन हो गई आपकी पूरी के पूरे, मतलब एक होता है ना खुले द्वार की नीति हो गई, एकदम गेट खोल दिया आपने। इसके अलावा मेजर टाइप्स अगर आप देखोगे पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो डाइवर्स सेट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। इनका नेचर आपको दिखाई पड़ता है कि जैसे आपकी इंडिया कंट्री जो है जैसे डेमोक्रेटिक है, पर हमें पता है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है। यहाँ कोई स्पेसिफिक डिस्टिंक्शंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जहां पर आप इसको रिगार्ड कर पाओ कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग
कंट्री के जो इंस्टीट्यूशन है वो वर्क कर रहे हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक डिस्टिंक्शंस नहीं किया, पर मेजर 3 ब्रांचेस हैं जो हम सबको पता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हम सबको पता है कि लेजिस्लेटिव का क्या कार्य होता है, वही लॉ वगैरह के आपको मतलब पूरा की जो भी ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरी कंट्री को देख रहा है कि किस तरीके से मतलब लॉ को इनेक्ट करना है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में वही एक्चुअली यहाँ पर लॉ को बनाने की बात आ रही है, ठीक है, मेकिंग की बात आ रही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूट करेंगे मतलब इंप्लीमेंट करेंगे। जुडिशरी क्या कर रही है, वही सुप्रीम कोर्ट का कार्य है कि पूरा का पूरा देखना कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उसकी बात हो रही है। इसके अलावा इन 3 ब्रांचेस के अलावा अगर देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू अगर देखा जाए जो मेजर टाइप है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का, वो किस चीज के मतलब बेस है, किस चीज पर बेस्ड है, बेसिकली अथॉरिटी पर और लीगैलिटी पर, जहां से ड्राइव हुए हैं। तो ड्राइव कहां से हुए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आप ये देखो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये गवर्नमेंट की एंटिटी है जिसको स्टैब्लिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के थ्रू ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां पर देखा गया कि इंस्टीट्यूशंस को जो पावर देनी है, जो ड्यूटीज देनी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो डायरेक्टली कहां से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बात सही है कि देखो हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको पावर भी देगा, ड्यूटी भी देगा, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा। ये बात सही है कि अगर जरूरत है मॉडिफाई करने की तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, पर इसके लिए एक प्रॉपर ना प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि तभी तो बोला गया ये बहुत रिजिड है, इतना इजी भी नहीं, फ्लेक्सिबल है पर रिजिड भी है, तो डिफिकल्ट टू मॉडिफाई है बाय लेजिस्लेटिव देन सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। इनकी जो पोजीशन है आप वो देखोगे बहुत ज्यादा सॉलिड है, इंडिपेंडेंट आप देखो, क्योंकि ये बात भी सही है कि आप इनको अगर देखोगे ना अदर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से तो फॉर्म्ड बाय सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब इनके लिए सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी बनाए जाते हैं समटाइम, जैसे यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन हो गया आपका, ये बेसिक एग्जांपल हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के, क्योंकि ये उस टाइम से ही हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी और टाइम के हिसाब से और क्रिएट कर दिए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, ये है वैधानिक संस्थाएं। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, क्योंकि जैसे यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ये वो थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में आते हैं, राइट, पर जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर में है यहाँ उनकी बात हो रही है, क्योंकि ये उस टाइम पर मेंशन नहीं किए गए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, या फिर उस टाइम पर नहीं पता था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, तो टाइम के हिसाब से महसूस हुआ तो फिर इसको बाद में क्रिएट कर दिया गया। तो इनको बाद में क्रिएट किया गया बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में एक्ट क्रिएट करके देन इनको क्रिएट किया जाता है। और ये बात सही है कि इनको जब आप क्रिएट करते हो तो स्टैचुएट करते हो, अगर इसको अदर टर्म में समझोगे तो ये उस तरीके के लॉ हैं जो लेजिस्लेचर के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कुछ एग्जांपल हैं जो आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं वो बाद में क्रिएट की गई हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं आपकी, ठीक है, जिसको फॉर्म किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू ही, और ये डिफाइन करती हैं या इन्फोर्स करती हैं, रेगुलेट करती हैं एक स्टैंडर्ड को, क्योंकि इनका जो मेन एरिया होता है कि एक सर्टेन जो सेक्टर है, सर्टेन सेक्टर की एक्टिविटीज को इनको फोकस करना होता है बेसिकली, इसलिए रेगुलेटरी होती हैं। और ये बात सही है कि दे मे और दे मे नॉट बी अंडर डायरेक्ट परव्यू ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बीसीसीआई इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ये एग्जीक्यूटिव के दायरे में आती है और कभी कभी ये नहीं भी आती हैं, ठीक है। और ये बीसीसीआई बेसिकली इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। और बीसीसीआई तो पता ही होगा ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये वर्क कर रहे हैं एज एन एक्सटेंशन, मतलब एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन मान लो बेसिकली, ठीक है। ये ना तो आप, ये वही वाली बात है, ना तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही इनको एक मतलब पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया है। इनको स्टैब्लिश किया गया है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू या फिर एक्शन के थ्रू, क्योंकि इनका मेन कार्य वही है। दे कैन बी, एक चीज और है, इनका मेन काम क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उन्हीं को ही हेल्प करना समवेयर, ठीक है। पर जरूरत पड़ने पर इनको कन्वर्ट किया जा सकता है स्टैट्यूटरी बॉडी में, अगर पार्लियामेंट इनैक्ट कर दे एक नए लॉ की तरह, या फिर पास कर दे उसको एज अ एक्ट स्टैब्लिश कर दे, राइट। तो एग्जाम्पल है इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, UIDAI। इसको टर्न किया गया, पहले ये नहीं थी, पहले ये एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन ही था, लेटर ऑन इसको टर्न किया गया स्टैट्यूटरी बॉडी में, जिसको हम आधार एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको बनाया गया एज एन एक्सटेंशन ऑफ जुडिशियल ब्रांच, ठीक है। ये किसका ब्रांच, मतलब किसका एक्सटेंशन है, जुडिशियल ब्रांच का, क्योंकि क्वाजी जुडिशियल हो गया, राइट, मतलब अर्ध न्यायिक संस्थाएं हो गई। ये क्या है, ये डिफरेंट जुडिशियल जो बॉडीज हैं उनकी तरह काम करते हैं, इनके डिफरेंट स्कोप हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, लिमिटेड कंपेयर टू अ कोर्ट। एक बात है
कि जो कोर्ट में मेनली चीजें होती है वो यहाँ नहीं होंगी, पर हाँ कुछ कुछ एरिया, कुछ कुछ छोटे छोटे मुद्दे वो हैं, वो यहाँ निपटाए जा सकते हैं। तो इनको एक तरीके से ना एज अ ट्रिब्यूनल भी आप क्या कर सकते हो आप, मतलब कि गवर्नमेंट इसको क्रिएट कर सकती है एज इंस्टीट्यूशंस। इनके स्पेसिफिक डोमेन होते हैं, ठीक है, ये आर्बिट्रेटर होते हैं या फिर स्पेशल बॉडी की तरह वर्क करते हैं। जो भी मैटर कोर्ट में पेंडिंग होते हैं ये उन पर काम कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सेबी, ठीक है, SEB, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट है आपका, इसके अलावा आप देखोगे जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अलावा बहुत सारे वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इंडिया में जो वर्क कर रही हैं। जैसे यहाँ पर आप NGO के रोल को देखोगे, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं जब बात आती है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराने की। नेक्स्ट है कि क्या रोल है पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पॉलिसी में या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट में। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका बेसिकली डाइवर्स रोल है जब ये सपोर्ट करते हैं रोबस्ट एंड एक्टिव डेमोक्रेसी। क्योंकि ये बात सही है कि देखो, अगर डेमोक्रेसी है तो एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा, राइट। अगर आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, सोशल ग्रोथ की बात कर रहे हो, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, तो ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये रिस्पॉन्सिबल हैं जब पॉलिसी को ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी इनटू एक्शनेबल स्ट्रैटेजी एंड प्लान्स, मतलब पॉलिसी बना दी गई है, अब उसको एक्शनेबल स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करना है, तो ये सब मिलकर उस पर कार्य करते हैं। प्लानिंग कमीशन, आप ये देखोगे इसका जो मेन जो कार्य था, आपको हम सबको पता है कि लाइक 5 ईयर के प्लान थे, ठीक है। फिर टाइम के हिसाब से क्या रियलाइज हुआ कि शायद हमें इसको क्या कर देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए नीति आयोग से, ठीक है। सो नीति आयोग आया। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरत थी, तो इस पॉलिसी का फॉर्मेशन हुआ, फिर एग्जीक्यूशन हुआ। सो नीति आयोग प्राइमरी थिंक टैंक माना जाता है कंट्री का, जो वर्क कर रहा है किस चीज के, मतलब वही जो प्लानिंग कमीशन है उसी के कार्य को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहा है, पर डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो प्लानिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, मनरेगा 2005, राइट टू एजुकेशन 2009, राइट टू फूड 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये कुछ ऐसे आप ये एक्ट देखोगे जो मतलब सम ऑफ द राइट बेस्ड लेजिस्लेशन, मतलब पर्टिकुलर राइट के लिए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर है, कोई आपके लेबर के बिहाफ पर है ना, मतलब कि, और कोई एजुकेशन के बिहाफ पर है, कोई फूड के बिहाफ पर है। तो इनके ऐसे रिजल्ट रहे हैं कि जो कंटिन्यूस एफर्ट्स आए हैं सिविक सेक्टर इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। और ये बहुत एविडेंट है कि जो सेवरल बहुत सारे ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, प्रोसेस के लिए। और ऐसा नहीं है कि इससे ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ है जो वो फॉस्टर हो रही है, इसके अलावा जो अदर मतलब ये इंश्योर कर रहा है राइट्स को, जस्टिस को, कि आम आदमी को उसके राइट जस्टिस मिल सके, ठीक है। ये पूरा ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है कि वाइड एरे ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्या पे देखोगे किस तरीके से इतने ब्रॉड लेवल पर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पूरे लीनियर होकर, प्रोग्रेसिव होकर वर्क कर रहे हैं। ये कुछ ना कुछ देखो फंडामेंटल चैलेंजेस हैं जो फेस करते हैं, दैट इज ट्रू, थ्रेटनिंग भी मिलती है, पर ये बात सही है कि जो इनका स्ट्रक्चर है, जो कोर है, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं। सो दे आर वर्किंग इन दैट वे एज वेल। मेजर जो चैलेंजेस हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन के वो एक बार ही देख लेते हैं। देखो ये बात सही है कि इंडिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। ये बात सही है कि टाइम के हिसाब से ना बहुत ज्यादा स्कैरसिटी दिखाई पड़ रही है किसकी, रिसोर्सेज की, फंड्स की। और जिस तरीके से आप ये देखोगे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हाई एस्पिरेशन हो रही है और इमेंस प्रेशर हो रहा है कहीं ना कहीं किसके ऊपर, कंट्रीज ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हर एरिया में डेवलपमेंट चाहिए, हर किसी को चाहिए, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। पॉपुलर परसेप्शन अगर देखा जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं फेस कर रहा है इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन, क्योंकि यहाँ पर मैल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जैसे करप्शन को लेकर रेड टेपिज्म बहुत बढ़ गया है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गई है, क्योंकि कोई भी चीज पूछो तो बड़ा मतलब इन शॉर्ट इन जनरल आंसर्स दे दिए जाते हैं, प्रॉपर पर्टिकुलर वो नहीं होता, तो अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। ओवर पॉलिटिसाइजेशन हैव ग्रैप्ड दीज इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि देखो ये सारे ना अब नुकसान भी हैं, अब नुकसान भी नहीं कहेंगे, चैलेंजेस हैं बेसिकली, राइट, कि ये सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो करप्शन भी बहुत है, रेड टेपिज्म हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। सो जिस तरीके से जब आप स्कॉलर्स को देखते हो तो जब वो आर्ग्यू करते हैं तो वो यही कह रहे हैं कि जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो गुड और बैड चाहे कोई भी हो, आप ये देखोगे कि इंस्टीट्यूशंस ओवर अ टाइम इनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो उस पर काफी फर्क पड़ा है। इसके अलावा जब आप एग्जामिन करते हो इनकी परफॉर्मेंस को या इनकी कैपेसिटीज को देखते हो इंस्टीट्यूशंस की, तो ये कुछ आपको ना कुछ चैलेंजेस दिखाई पड़ते हैं जिनको मतलब आप ये देखोगे जिनको मेजरली फोकस किया गया है। तो इसको हम एक बारी देखते हैं पॉइंट्स में कि क्या क्या है, तो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली लुक करते हैं कि क्या क्या कंसर्न है। बेसिकली एक है लैक ऑफ पर्सनल रिसोर्सेज, जो मोस्ट बेसिक डिफिकल्टी है ना इंडियन इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, किसके लिए, क्वालिटेटिव के लिए और क्वांटिटेटिव क्रंचेस ऑफ पर्सनल्स। मतलब हमारे पास ना तो क्वालिटी है पर्सनल्स की और
क्वांटिटी भी बहुत कम है, ठीक है। क्वालिटेटिव अगर क्वांटिटेटिवली देखोगे तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज है जो मतलब प्रोफेशनल्स की, राइट। तो लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो वो वेकेंट हैं, ठीक है। क्वालिटेटिवली अगर देखोगे तो स्कैरसिटी किस चीज के लिए, एडिकेटली ट्रेन्ड पर्सन नहीं है या फिर स्किल्ड या टेक्नोलॉजिकली जो इक्विपाइड पर्सनल्स होते हैं उनकी ज्यादा जरूरत है हमें, तो वो होना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे मिस यूज बहुत ज्यादा है फंड का, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विल है, क्योंकि विलिंगनेस नहीं है। आते तो ये क्या कर रहे हैं कि भाई जनता का भला करना है, जनता का भला करना है, पर एक्चुअली नहीं करते हैं, तो यहाँ उसकी बात हो रही है। इसके अलावा एम्बिगिटीज हैं, लीगल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिगिटीज हैं, ठीक है, ये नई नहीं है इंडिया के मतलब फेडरल और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में। पर स्कॉलर्स यही बात आर्ग्यू करते हैं कि जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो टाइम के हिसाब से बढ़ते हुए आ रहे हैं। कंफ्यूजन्स बहुत है लीगल एम्बिगिटीज की वजह से, जो बहुत सारे इनकरेज्ड स्टेट हैं वो कहीं ना रिलक्टेंट हो रहे हैं अपने डेवलपिंग फाइनेंशियल पावर्स की वजह से। जैसे आप लेवल ऑफ पंचायती राज में देख लो, ठीक है, कहने को जिस चीज के लिए बनाया गया वो एक्चुअली उस तरीके से वर्क हो नहीं पा रहा है। तो डिवॉल्यूशन भी है पावर का, कहने को दे दिए पावर, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, पर एक्चुअली उस तरीके से वर्क नहीं हो रहा जो सोच कर दिया था, ठीक है। डिलेमास है कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, आपस में कोऑपरेशन नहीं है, ठीक है। आर्ग्यू करते हैं, जैसे कपूर आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी है, और आप इसको दो डायमेंशन से देख सकते हो। जैसे पहला है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, मतलब यहाँ पर बात हो रही है बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भी क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। मतलब मान लो अगर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए कोई डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है और उसके लिए सोशल इंस्टीट्यूशन वालों से परमिशन चाहिए या कुछ भी ऐसा है, तो नहीं मिल पा रही है क्योंकि कोऑर्डिनेशन बढ़िया नहीं है आपस में। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है बिटवीन टू लेवल या फिर टू टीयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट के टू टीयर्स की बात हो रही है। सो ग्रेटर लेवल ऑफ जो कॉपरेशन है या फिर कोऑर्डिनेशन है या रेगुलर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि टैकल किया जा सके कंट्री के जो कंटेम्पररी मतलब चैलेंजेस हैं, चाहे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात हो रही है, साइबर क्राइम की बात हो रही है, हेल्थ एडवर्सरीज की बात हो रही है, तो ये सबके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, कि जब अकाउंटेबिलिटी की एब्सेंस हो जाए या फिर ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत आ जाए, ठीक है, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का सबसे मेजर जो है ना मतलब वो क्वालिटी वो डिक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि सिटीजन्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली मिस इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की क्या डिसीजन मेकिंग हो रही है, किस तरीके से कार्य करें, क्या ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर लैक ऑफ क्लियर मेथड, क्योंकि कोई क्लियर मेथड नहीं पता, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या कल्चर ऑफ, क्योंकि यहाँ बात क्या हो रही है, कल्चर ऑफ सीक्रेसी चल पड़ा है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दो ही बात है, या तो जवाबदेही दे दो, नहीं देनी तो छुपाने छुपाने वाला खेल खेलो, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक का ट्रस्ट कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 बनाया इसीलिए गया था ताकि लोगों को टाइम से और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। बनाया इसीलिए था कि इस डिफिकल्टी से आप ओवरकम हो सको। तो ये प्रमोट कर रहा है ओपननेस को, एम्पावर्स को, इंडिविजुअल की जो रिक्वेस्ट है इन्फॉर्मेशन की उनको एंटरटेन कर रहा है, ठीक है। और ये काफी हद तक पहले कंपैरिजन में काफी हद तक बेटर वर्क भी कर रहा है। कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं ये सोल है गवर्नेंस की, विदाउट दिस गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। डे टू डे का जो इंटरेक्शन है पब्लिक और जो इंस्टीट्यूशंस का बहुत कॉमन है, क्योंकि इसको रिफॉर्म करना, रीस्ट्रक्चर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 21st सेंचुरी की जो डिमांड है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये नीड ऑफ द आवर हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है इस चीज़ की। जो ट्रांजिशन है फ्रॉम सीक्रेसी टू इन्फॉर्मेशन, मतलब पहले चीज़ों को ना छुपा छुपा के रखा जाता था, रेड टेपिज्म हो गया या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब राइट टू एक्ट आया तो ट्रांसपेरेंसी आई, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अब सामने आने लग गई लोगों के, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं कि ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी बनती है इन सब चीज़ों के थ्रू गवर्नमेंट की या इंस्टीट्यूशंस की। तो इससे क्या हो गया कि इंक्रीज हो गई है पर्सनल की कैपेसिटीज, ठीक है, फॉस्टरिंग कर रहा है कहीं ना कहीं रियल डिसेंट्रलाइजेशन को, क्योंकि कहने को नहीं है हमने पावर का बंटवारा किया है, वाकई में वो चीज हो पा रही है। फिर डिवॉल्यूशन होता है पावर का, नो डाउट, पर ये बात सही है कि यहाँ पर मतलब रोबस्ट हो रहा है आपका सिस्टम, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो बढ़ गई है। पहले क्या होता था, कोई भी कार्य कराने के लिए बहुत मतलब महीनों महीनों लग जाते थे, अब हर चीज को कराने के लिए ना टाइम पीरियड थोड़ा फिक्स हो गया है कि पता है हमें कि इतने दिनों में काम हो ही जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग ग्रीवियांस वर्क कर रहा है, रिड्रेसल सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है। सो ये सारी की सारी चीजें हैं, और ये सब चीजें हम अचीव किसके थ्रू कर पा रहे हैं, ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मीडिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई हो गई है जिसकी वजह से चीजें बहुत स्मूथली कंडक्ट हो पा रही हैं। अगर आप समराइज करोगे स्टडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन को, तो ये बहुत क्रिटिकल है जब आप इसको अंडरस्टैंड करते हो, इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को, डायनामिक्स को समझते हो किसी भी सोसाइटी में, राइट। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन समझ में आते हैं। पर हाँ, ये चैप्टर डिवेल करता है आपके अंदर कि क्या नोशन है, क्या इंपॉर्टेंस है। जब आप एनालाइज करो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, आपने एग्जामिन किया बहुत सारी अप्रोचेस को एग्जामिनेशन के थ्रू, कि अलग अलग मतलब एक होता है ना आर्ग्यूमेंट आपको दिखाई पड़े, आपको समझ में आया कि किस तरीके से डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ग्रोथ बहुत जरूरी है पब्लिक इंस्टीट्यूशन का टाइम के हिसाब से, क्योंकि हमने फाइंडिंग की कि क्या सिग्निफिकेंट कैटेगरीज हैं इंस्टीट्यूशंस की जो क्रिटिकल रोल प्ले करती है कंट्री के गवर्नमेंट के साथ कोलैब करने में, राइट। सो ये आपका हो गया यूनिट
1 कंप्लीट बेसिकली, ठीक है। सो ये यूनिट 1 था। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की। कोई डाउट होगा सो कमेंट छोड़ देना, मैं वहां आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर देना एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।